हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अर्जुन सर आज आपके सामने आया हूँ। जो जेई मेंस का पेपर हुआ था 31 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके डिस्कशन के साथ, राइट। तो आइए हम सब साथ मिलकर इस पेपर के सॉल्यूशंस को देखते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार एनटीए ने हमसे पूछे थे, जिससे कि आप का जो है आप क्रॉस चेक भी कर सकें और जो न्यू स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको फायदा हो कि कैसे इस साल जो है क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछे गए हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए जो कि होता है सिंगल करेक्ट, जिसमें कि होता है +4 और -1 मार्किंग। आई होप आपको पता ही होगा। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप सब साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ते जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं। Which of the following is not correct? Which of the following is not correct for the relation? सबसे पहली बात, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं स्टूडेंट्स को कि लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंग्जाइटी होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम देते टाइम, और फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आता है क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं बच्चों। आई होप आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा आपके साथ कि कई बार ऐसे मिस्टेक हो जाता है, लैंग्वेज के कारण हम क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। तो हमें इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। कौन से चैप्टर का पेपर क्वेश्चन है बेटा ये? आप सेट्स एंड रिलेशंस का, आप रिलेशंस का इसको मान सकते हैं। जेई मेंस में एक्सक्लूसिवली जैसा कि कहते हैं कि 4 टॉपिक्स होते हैं, सेट्स एंड रिलेशंस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। आप देखेंगे जैसे जैसे हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, चारों टॉपिक्स में से आपको एक एक क्वेश्चन इस पेपर में मिलेगा, जो कि 31 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो दिस वन इज फ्रॉम रिलेशन। वी हैव टू चेक कि जो हमें रिलेशंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन वाइज चेक करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अगर हम चेक करते हैं, हमसे बोल रहा है x एंड y जो सेट ऑर्डर्ड पेयर है, दे बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। इज इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक? क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है? चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है बेटा अपन को? रिफ्लेक्सिव के लिए हम ऑप्शन नंबर 1 चेक कर रहे हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव हम x और y को इक्वल रख लेते हैं, बिकॉज हमें चेक करना होता है कि एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, x शुड सेटिस्फाई दैट रिलेशन। तो अगर हम x और y को बेटा इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, विच इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज मतलब x और y की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बेटा। और सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम? x और y की पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं। मतलब अगर x, y उस रिलेशन का हिस्सा था तो y, x भी उस रिलेशन में होना ही चाहिए। तो अगर बेटा मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है तो डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ y माइनस x भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा ही होगा बेटा। मॉडुलस लिखा है, x माइनस वाई लिखो चाहे y माइनस x लिखो, बात तो एक ही है, मॉडुलस तो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। तो भाई स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया, तो वी विल नॉट टिक मार्क दिस वन बिकॉज इट इज हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। सेकंड की बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 इज सिमेट्रिक। सही है, अभी हमने ए में चेक किया ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम इसका मतलब x और y को इक्वल नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक x एंड y इक्वल ग्रेटर देन 0 एंड इट इज ट्रांजिटिव। अच्छा, वो कह रहा है सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक तो चलो समझ में आता है, वो है। ट्रांजिटिव के लिए एक मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे 1, 2 मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर माना, क्या 1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चे? बिल्कुल करेगा। 1, 2 अगर मैंने रखा तो 1 माइनस 2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1, इक्वालिटी है तो सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली 2, 3 ट्रांजिशन ऐसे ही चेक करते हैं ना बेटा, 1, 2 सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, 2, 3 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 1, 3, अब 1 का ट्रांजिशन हमें देखना है 3 के साथ, क्या 1, 3 उसे सेटिस्फाई करेगा? अगर आपने x को 1 और y को 3 रखा तो 1 माइनस 3 का मॉड इज 2 लेस देन इक्वल टू 1 इज नॉट करेक्ट। दैट मीन्स एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस टाइप, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि उस रिलेशन में नहीं आएंगे, और अगर वो इस रिलेशन में नहीं आएंगे तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव, जबकि इसमें लिखा है इट इज ट्रांजिटिव। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन एंड यू विल टिक मार्क दिस ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है भाई? 3 numbers are in increasing geometric progression। 3 numbers increasing geometric progression, sequence and progression का क्वेश्चन था और आप इसको मीडियम कैटेगरी का मान सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सो दैट्स वाई मैं इसको मीडियम कैटेगरी में मानता हूँ, बट स्टिल बहुत डुएबल है। डुएबल मतलब आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, हो भी जाता है सॉल्व। 3 numbers are in increasing GP। सबसे पहले इंक्रीजिंग जीपी है, मैंने उसे हाईलाइट कर दिया विद कॉमन रेशियो R। इफ द मिडिल नंबर इज डबल्ड, अगर बीच वाले नंबर को डबल करते हैं, देन द न्यू नंबर्स फॉर्म एन AP, जिसका की कॉमन डिफरेंस D दे रखा है। अच्छा, और फोर्थ टर्म है 3r², तो हमसे कुछ कुछ r² - d करके पूछा जा रहा है, राइट। क्या मैं GP की 3 टर्म्स को, लेट 3 टर्म्स ऑफ GP, हम AR² भी मान सकते हैं और नहीं तो A/R A एंड AR भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने 3 टर्म्स ऑफ GP ये एज्यूम कर ली। नाउ इफ द मिडिल टर्म इज डबल्ड, अब अगर मिडिल टर्म को डबल करते हैं, ठीक है भाई, तो A/R, इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, बीच वाली टर्म को दुगना कर दिया और ये जो थर्ड टर्म है इसका कुछ नहीं किया। अब ये 3 नंबर्स किस में बन गए बेटा? AP में। तो AP में अगर 3 नंबर्स होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? द twice of the middle one, that is 4 times of A will be equals to A/R plus AR। Very good, A we can cancel। क्यों? क्योंकि हमें पता है A can't be 0 बेटा, GP की कोई टर्म कभी 0 नहीं हो सकती, so we can cancel A। From this we will be getting a quadratic in R, R² minus 4 times R plus 1 equals to 0। आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे, माइनस B प्लस माइनस रूट ओवर B² माइनस 4AC अपॉन 2A। सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट R इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, करेक्ट। 12 था, 12 इज 2 रूट 3, 2 मैंने कैंसिल कर दिया और R इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। नाउ बिकॉज इंक्रीजिंग GP इज गिवन, वी विल बी कंसिडरिंग R एज ग्रेटर देन 1, R एज ग्रेटर देन 1, सो आई विल रिजेक्ट दिस वन, आई विल कंसिडर द कॉमन रेशियो एज 2 प्लस रूट 3। R² का काम हो गया जो पूछा था, माइनस D मतलब कॉमन डिफरेंस तक पहुंचना है। अच्छा, द फोर्थ टर्म, अब बच्चों मैंने ये जो टर्म्स मानी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म ऑफ GP? What will be the fourth term of GP? It will be AR², and according to the question it is equals to 3r²। so r² gone and the value of A comes out to be 3। the value of A comes out to be 3, right? अच्छा भाई, अगर A की वैल्यू आ गई, अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है बेटा, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ A माइनस A/R, दैट इज 6 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब हमें D भी पता चल गया और अब हमें R भी पता चल गया, और अगर हमें D और R पता चल गया तो क्या मैं R² माइनस D की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा? यस, बिल्कुल, अब हम कर लेंगे। सो finally the value of R² minus D will be what? The value of R² minus D, that is R² is 2 plus root 3 whole square minus the value of D is what? The value of D is 6 minus 3 upon 2 plus root 3, 6 minus 3 upon 2 plus root 3। you can rationalize it, 2 minus root 3 से you can multiply, divide, and then you just have to do the simplification। आप जब solve करके इसे लिखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 7 प्लस रूट 3, ठीक है ना। मैंने जल्दी लिख दिया, आप चेक कर सकते हैं खुद कैलकुलेशन करके। इसकी वैल्यू आएगी 7 प्लस रूट 3, विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 4। सो द फोर्थ ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत टफ कॉन्सेप्ट, बहुत टफ नहीं है, लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन, और वो भी मैनेजेबल है, राइट। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर आप खुद अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ टफ क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द थर्ड क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। लगातार 2 क्वेश्चन SNP के हमें मिल जाएं तो क्या ही बात है। और अगर आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें तो बहुत टफ ये भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन जो है, बिकॉज इट्स अ मिसलेनियस सीरीज पे बेस्ड अ क्वेश्चन। मिसलेनियस सीरीज बेसिकली
what we have to do, we have to observe each term and then we have to simplify accordingly. तो अगर आप ध्यान से इस टर्म को देखें, नीचे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर लिखा है, ऊपर 3 लिखा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7, अच्छा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1 का स्क्वायर 1, 4 minus 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 minus 2 का स्क्वायर that is 4, 9 minus 4 is 5, 4 स्क्वायर is 16, 3 स्क्वायर is 9, 16 minus 9 7। तो नीचे की दोनों टर्म्स का डिफरेंस ऊपर लिखा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा जी इसमें nth टर्म फाइंड कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। डिनोमिनेटर से शुरू करें, दिस वाज द फर्स्ट टर्म, दिस वाज द सेकंड टर्म, दिस वाज द थर्ड टर्म। इन द फर्स्ट टर्म there is 1 square into 2 square, in the second term denominator में 2 square 3 square, third term में 3 square 4 square, तो in the nth term definitely अब आप बोलेंगे n square into n plus 1 का square। लिख दिया भाई, लिख दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, फटाफट फटाफट होगा कि नहीं होगा, n square और n plus 1 का square। और क्या बताया, नीचे की टर्म्स का डिफरेंस ही ऊपर लिखा हुआ है। वैसे तो अगर सिर्फ न्यूमरेटर को देखें 3 5 7 ऑड नंबर्स एपी में है, तो क्या इसका जनरल टर्म 2n plus 1 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होगा। आप कहेंगे सर ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो इनको डिफरेंस करो, n plus 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करोगे तो भी तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, 2n plus 1। तो मैं इसको लिख लेता हूं n plus 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और जब मैं nth टर्म लिख लेता हूं, द एम इज टू स्प्लिट इट एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, बंटवारा कर देते हैं। बंटवारा अगर हम कर देंगे तो क्या ये nth टर्म दिस अपॉन दिस 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगी। बहुत बढ़िया। कितने टर्म्स का सम निकालना था? कितने टर्म्स का सम निकालना था? 10 टर्म्स का हमें सम निकालना था। तो अगर हम nth टर्म निकाल चुके हैं बेटा 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, अब मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट टर्म बताओ कितनी होगी, तो इट विल बी 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। व्हाट विल बी द सेकंड टर्म? 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। एंड थर्ड टर्म विल बी 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अकॉर्डिंगली सेम पैटर्न से अगर हम जाएं तो 10th टर्म विल बी 1 बाय 10 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 11 square, correct? And then add the terms. Where as soon as you add the terms, you can see diagonally terms कट 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 सब कटी, ये वाली टर्म इसके ऊपर जो टर्म आएगी उससे कट जाएगी, तो the sum will come out to be 1 minus 1 upon 121, that is 120 upon 121। खत्म बस। That's what you had to find। Options, option number 1, 120 by 121, that is the solution। Correct है भाई? So again I'll say टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल आप लोगों से होना चाहिए था। इफ यू हैव प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस देन इट्स एन इजी क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है बेटा, चलिए, वेरी गुड। कंपैरेटिवली इस लॉट में क्वेश्चंस अगर हम देखें तो मेजॉरिटी, ऐसे नहीं कह रहा हूं सारे क्वेश्चंस, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर नॉट दैट मच ऑफ टफ। बहुत फास्ट हम इन क्वेश्चंस को कर सकते थे टैकल। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। कुछ बच्चों के हो सकता है इसमें टाइम लग गया हो, डिपेंड करता है कि हमने इंटरप्रेट कैसे किया इस क्वेश्चन को, राइट? हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हैं? अगर आप कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये फैक्टर बन जाएगा कि e की पावर 3x कॉमन आ गया उसमें से हम सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आपने ये सीखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्या कर सकते हैं बेटा आप, हम पहले e की पावर x को t मान लेते हैं, और ये जो होगा t क्या, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। जो हमने एज्यूम किया है e रेज़ पावर x, इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो यू विल ऑब्जर्व दैट इट विल बी अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, t रेज़ पावर 4 प्लस 2t क्यूब माइनस t इज इक्वल्स टू 6 लिख लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, दो फंक्शंस मान लूंगा, एक मैं इंटरप्रेट करूंगा इस वाले फंक्शन को, एक मैं इंटरप्रेट करूंगा इस फंक्शन को। करेक्ट है? कर सकते हैं क्या ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कर सकते हैं। मैंने क्या किया बेटा, एक फंक्शन f ऑफ t एज्यूम किया, t रेज़ पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t क्यूब माइनस t, ठीक है? और एक g ऑफ t फंक्शन मान लिया 6, एक कांस्टेंट फंक्शन है और एक फंक्शन बाइक्वाड्रेटिक है। अब इस बाइक्वाड्रेटिक को समझने के लिए, इसका ग्राफ समझने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव और उनका नेचर देखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तो अगर मैं आपसे
एफ डैश टी पूछूं कितना है, तो क्या ये 4 टाइम्स ऑफ टी क्यूब प्लस 6 टाइम्स ऑफ टी माइनस 1 आएगा बेटा? बिल्कुल आएगा सर। आप कहेंगे सर सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ये वैल्यू आ जाएगी एफ डैश टी की। अच्छा, अगर एफ डबल डैश टी और एक निकाल रहे हैं तो क्या ये 12 ऑफ टी स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स टी आएगा? अब कंफर्म हमें पता है टी पॉजिटिव है, अगर टी पॉजिटिव है तो क्या ये एफ डबल डैश टी कंफर्म ग्रेटर देन 0 होगा? यस सर, ये पॉजिटिव होगा। भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, तो दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एंड इफ एफ डबल डैश टी इज पॉजिटिव, if f double dash t is positive, that means f dash t is an increasing function. करेक्ट? यहां तक हम डेटा जो है अपना एनालाइज कर चुके हैं कि f dash t इंक्रीजिंग था। अच्छा, f dash t इंक्रीजिंग था, अगर मैं आपसे f dash 0 की वैल्यू पूछूं तो वो -1 आ रही है, आ रही क्या? और अगर मैं आपसे f dash 1 की वैल्यू निकालने को बोलूं, f dash 1 is 6 plus 4 that is ये 9 आ रहा है, तो इसका मतलब f डैश का 0 पर वैल्यू -1 और 1 पर अगर 9 थी, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं f डैश x 0 हुआ होगा, कहीं ना कहीं f डैश x 0 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा बेटा? बिल्कुल करेक्ट। आप बोलेंगे यस सर, f डैश x जो है वो 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट पर जरूर 0 हुआ होगा, ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अगर अब हम इस बाई क्वाड्रेटिक ये जो हमने लिखी है इसका ग्राफ सोचने की कोशिश करें। अब हम सोचते हैं कि इसका जो है ग्राफ कैसा होगा। हमें बाई क्वाड्रेटिक क्या मिली थी? एफ ऑफ टी क्या मिला था? टी रेज टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी क्यूब माइनस टी, ठीक है। और हमें पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं एक बार 0 होता है। अगर इसमें x को 0 रखेंगे, माइनस टी, तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 0, राइट। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1? चलिए बताइए, f ऑफ 1 की वैल्यू है 1 -1 2। f ऑफ 1 पे वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अच्छा, और हमने ये देख लिया कि 1 के बाद f डैश की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं f डैश x का ये देखूं, 0 पर f डैश x नेगेटिव था और 1 पर f डैश x पॉजिटिव था, तो f डैश x का ग्राफ ऐसे कट करके गया, 0 से 1 के बीच में अल्फा मान लेते हैं, अल्फा पे कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू 0 हो रही थी, f डैश की वैल्यू, ठीक है। तो 0 से अल्फा तक अगर f डैश x नेगेटिव है तो इसका मतलब fx जो था या f ऑफ t जो था वो डिक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा, ठीक है बेटा। तो 0 से अल्फा तक फंक्शन रहा था डिक्रीजिंग, और अल्फा से आगे वो पॉजिटिव हो गया, सॉरी, अल्फा से आगे ये पॉजिटिव हो गया फंक्शन, डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, तो ये पॉइंट मैं अल्फा मान लेता हूं, 1 पर पॉजिटिव आ रही है, ये इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ जाने वाला था। जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई अल्फा पर मिनिमम आ रही है और उसके बाद ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। इंक्रीजिंग हमने कैसे जज किया बेटा? इंक्रीजिंग हमने ऐसे जज किया कि अल्फा के आगे f डैश x पॉजिटिव हो गया। अगर f डैश x पॉजिटिव हो गया तो f ऑफ t जो था वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो हमने ग्राफ खींच दिया। अब इसको हमें किसके साथ सॉल्व करना था बेटा? अच्छा, ये चीज ध्यान रखेंगे, हमें सिर्फ t पॉजिटिव के लिए लेना था, मैंने ग्राफ सिर्फ t पॉजिटिव के लिए बनाया है, ठीक है ना। अब हमें इसको g ऑफ t किसका, g ऑफ t इक्वल्स टू 6 के साथ सॉल्व करना है। तो अगर हमें इसको बेटा g ऑफ t 6 के साथ सॉल्व करना है, तो अगर अब आप एक लाइन बनाओगे y इज इक्वल्स टू 6 वाली, वो इसे कितने बार कट करेगी? सिर्फ एक बार। तो हमसे एक्चुअली क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब इसके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स आ रहे हैं? अगर ये ग्राफ आप देख सकते हैं एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो ओनली 1 रियल रूट, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको हम अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें ये जो बाई क्वाड्रेटिक है उसके डेरिवेटिव से और उन सब से जज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में उस इसका बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस टाइप का बनेगा, देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। चलिए, वेरी गुड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, और मोर और लेस इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। आप लोगों ने जरूर ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में किया ही होगा। What we have to do, we have to find the value of integral 4th root of x minus 1 का क्यूब into x plus 2 की पावर 5। तो हम क्या करते हैं बच्चों, x minus 1 या x plus 2 में से किसी भी एक को हम जैसे यहाँ 4 पावर है, यहाँ 4 पावर है, तो हम उसको
जो 1/4 रूट है उसमें से बाहर निकालते हैं। कितने टाइम्स बाहर निकालते हैं बेटा? जैसे मान लीजिए मैं सोचता हूं कि x + 2 की पावर 5 कॉमन लेना है, तो मैं ऐसे कॉमन लूंगा कि x - 1 की डिनोमिनेटर में, x - 1 के डिनोमिनेटर में x + 2 की पावर 3 आए। ठीक है, तो बेटा मतलब 3 यहां से और 5 यहां से, 3 पावर जो डिनोमिनेटर में चाहिए और 5 पावर यहां, तो टोटल 8 मैंने पावर जो है वो कॉमन ले ली। टोटल जो 8 पावर है बच्चों वो मैंने कॉमन ले ली। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई विल बी टेकिंग x + 2 raised to the power 8 कॉमन from the fourth root, तो raised to the power 1/4। अब इधर फोर्थ रूट के अंदर क्या बचेगा बच्चों, x - 1 अपॉन x + 2 का क्यूब रेज टू द पावर 1/4 dx। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? बिल्कुल, मैंने 1/4 रूट में से x + 2 की पावर 8 कॉमन लिया। 8 था तो नहीं, अगर मैं 8 कॉमन ले रहा हूं तो डिवाइड मेरे को x + 2 की पावर 3 से करना पड़ेगा बेटा। अब 8 कॉमन लिया तो 8 की पावर 1/4, मतलब ये कितना बन गया बेटा, dx अपॉन x + 2 की पावर 2 इंटू x - 1 अपॉन x + 2 रेज टू द पावर 3/4 बन गया ये ऐसा। बस अब ये जो टर्म है, अगर मैं x - 1 अपॉन x + 2 को t मानूं, देखते हैं मान के भाई, अगर x - 1 अपॉन x + 2 को t एज्यूम किया जाए और इसको डेरिवेटिव निकाला जाए x + 2 का होल स्क्वायर u/v रूल से, खट 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 x + 2 लिखेंगे, x - 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस x - 1 लिखेंगे, x + 2 का डेरिवेटिव 1 dx = dt। x कैंसिल हो जाएगा, so dx अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर विल बिकम 1/3 टाइम्स ऑफ dt। रिप्लेसिंग दिस, ये देखिए, replacing this in place of dx upon x + 2 का whole square, that is 1/3 times of integral dt upon t raised to the power 3/4 और 1/3 times integral t raised to power -3/4 dt। इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, t raised to the power -3/4 + 1 is 1/4 upon 1/4 plus constant of integration, that is 4/3। t क्या माना था बेटा, x - 1 upon x + 2 raised to the power 1/4 plus constant of इंटीग्रेशन, दैट इज द आंसर। ऑप्शन मैच कराना है, ऑप्शन में देख लीजिए 4/3 यहां लिखा है और यहां लिखा है, ऊपर x - 1 अपॉन x + 2 क्या है 1/4, तो पावर 1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। दैट्स इट, इतना ही करना था। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो। अगर आप x - 1 बाहर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x - 1 भी कितनी बार बाहर लेना बेटा, ताकि x + 2 के डिनोमिनेटर में उसकी 5 पावर आए, तो मतलब वो भी पावर 8 बाहर लेनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप आंसर सेम तक ही पहुंचेंगे। इफ यू वांट, जो मैंने बोला सेकंड तरीका आप करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मैंने क्या कहा था पहला क्वेश्चन करते टाइम, जेईई मेंस टॉपिक्स में जो एक्सक्लूसिव चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स, चारों चैप्टर के एक एक क्वेश्चन इस वाले अटेम्प्ट में थे, 31 अगस्त वाले अटेम्प्ट में मॉर्निंग शिफ्ट। तो उनमें से ये दूसरा क्वेश्चन, पहला रिलेशंस का हमने देखा, दूसरा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जनरली बहुत टफ नहीं होता है, हम बेसिक ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से क्वेश्चंस को कर पाते हैं। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अ वर्टिकल पोल fixed on the horizontal ground, एक vertical pole है which is fixed to the horizontal ground is divided in the ratio 3:7 by a mark on it, the lower part being the shorter than the upper part। अच्छा भाई ठीक है, चलिए एक पोल मान लेते हैं, इस पोल में लोअर पार्ट इज स्मॉलर देन द अपर पार्ट, और कितना रेशियो है 3:7 का। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए 3h और इसको थोड़ी देर के लिए 7h मान लेता हूं। इफ द टू पार्ट सबटेंड इक्वल एंगल एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर्स अवे, ऑन द ग्राउंड 18 मीटर्स अवे, ये जो दो पार्ट हैं ये दोनों पार्ट इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, दोनों एंगल थीटा थीटा एंगल सबटेंड करते हैं, तो हाइट ऑफ द पोल मीटर्स में कितनी होगी। बहुत सिंपल है बेटा, इन पॉइंट्स को A B C D अगर मैं लिखूं, सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल BCD की बात करूं तो BCD में परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3h/18 क्या बेटा tan थीटा हो जाएगा।
तो इसका मतलब h/6 बराबर tan थीटा. I have got a equation in h and theta. Again, if I consider now a triangle ACD, तो ये total height हो गई 10h. This becomes base 18. So 10h/18 will be what? Tan 2 थीटा. वेरी गुड बेटा. 5h/6. आप कहेंगे बिल्कुल सर सब समझ में आ रहा है, कर ही लेंगे हम, तो बिल्कुल कर लेंगे. बचा क्या? tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा की फॉर्म में. बिल्कुल मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं. क्या होता है tan 2 थीटा? 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan square theta, and just we have to put the value of tan theta from here in that equation, and we have to simplify for the value of h, right? चलिए फटाफट शुरू करते हैं. 5h/6 equals to 2 times tan theta, that was h/6 upon 1 minus tan square theta. करेक्ट है क्या? अच्छा, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 36 आएगा यहाँ पर. 36 6 टाइम्स कैंसिल होगा. 5h/6 is equals to you can say that 6 कैंसिल हो जाएगा. 2h इंटू 1 6 ऊपर आएगा. 36 माइनस h स्क्वायर. करेक्ट? कोई दिक्कत? कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा, ठीक है? अच्छा, ये h से ये h you can cancel, then it will become 5 times 36 minus h square is equals to 72. ठीक है बेटा? And then we can simplify the value of h from here, and basically you have to find the height of the pole. The height of the pole is equals to 10h. हमें जो finally solve करना है that is 10h. ठीक है? So calculate h from here and put the value of, and then find the value of 10h. ठीक है? तो यहाँ से जो h की वैल्यू आती है, यहाँ से जो h की वैल्यू आती है, that value comes out to be बेटा √72/5. √72/5, and then when you put the value of h here, you have to calculate 10 times under √72/5, that is √100 into 72/5 और √20 into 36 into 2. ये जो 20 का 2 है से 2 into 10 लिखूंगा तो एक 2 बाहर, इसका 6 बार, तो 12√10 meters will what be the value. दिखाएगा कहीं? हाँ, 12√10 is written in option 4. That will be the correct answer. ठीक है? बस यहाँ पर आपने कैलकुलेशन करनी है. आई होप वो कैलकुलेशन आप बिल्कुल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. ठीक है? And from that you will get the value of h, and from h you can find the height of the pole. ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 7th. Now a question based on you can say Newton-Leibniz formula, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हम पढ़ते हैं, राइट? अगेन नॉट दैट मच ऑफ टफ क्वेश्चन. बाद में लास्ट में हमसे लिमिट पूछा गया है, पर उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन निकालना पड़ेगा. सो एफ बी अ नॉन नेगेटिव फंक्शन एंड इट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल इन 0 to 1, एंड यू हैव बीन गिवन दैट इंटीग्रल 0 to x √1 minus f dash t का होल स्क्वायर is 0 to x f of t dt. So I will be starting by differentiating this equation with respect to x. The derivative of integrals with respect to x अगर हम कर रहे हैं तो I will apply Newton-Leibniz. तो it will become √1 minus f dash x का होल स्क्वायर is equals to f of x. ठीक है? 1 minus f dash x का होल स्क्वायर is equals to f square of x. ठीक है बेटा? So that is 1 minus f square x is equals to f dash x का होल स्क्वायर. So f dash x is √1 minus f square x. ठीक है? f dash x upon √1 minus f square x is equals to 1. और मैं अगर दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दूं, क्या आपको ये दिख रहा है? ये किसका वो लिखा हुआ है बेटा? इंटीग्रेशन. क्या ये स्टैंडर्ड dx अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ है? अगर fx को t माने तो ऊपर dt बन जाएगा, तो dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होता है? साइन इनवर्स, राइट? सो दिस विल बिकम नथिंग बट साइन इनवर्स fx
is equals to x plus constant of integration, and you have been given a initial condition that f of 0 is equals to 0. So x को 0 रखने पर हमें f of x की वैल्यू 0 दे रखी है. So that means जब हम इसमें रखेंगे x 0, fx 0, sin inverse 0 0 होता है, तो c की वैल्यू 0 आ गई. So what is the value of function from here? The value of function comes out to be sin x. That's it. That's it. अब हमसे क्या पूछा था भाई? हमसे क्या पूछा था? लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट, अब तो हम फटाफट कर लेंगे भैया. लिमिट x अप्रोचेस 0, 0 से x, f ऑफ t दैट इज sin t dt अपॉन x स्क्वायर. या तो आप लॉपिटल लगा लो बेटा, ऊपर फिर से लेबनीज लगाऊंगा, लॉपिटल लगाऊंगा तो कितना आएगा? sin x अपॉन 2x, लिमिट x अप्रोचेस 0. इंटीग्रेट करना चाहते हैं इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाएगा. sin x अपॉन x, x अप्रोचेस 0 पे 1 होता है, so the final answer comes out to be 1/2. So the 1/2 is written in option number 3. That becomes the correct option. जल्दी करना है बेटा, जब तरीका पता चल जाता है, सही कैलकुलेशन करते हुए फास्ट हमें अप्रोच करना है, तब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, टाइम सेव होता है हमारा बाकी क्वेश्चंस करने के लिए. ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. नाउ अगेन द क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए, मीडियम लेवल का हम इस क्वेश्चन को मानते हैं. चैप्टर क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा. कंटिन्यूटी, किसका क्वेश्चन है भाई? कंटिन्यूटी का, राइट. इफ अ फंक्शन डिफाइंड इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू, तो भैया कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट equals to right hand limit is equals to value of function at that point, और सब finite होना चाहिए. ठीक है, चलिए. So let us start by first calculating the left hand limit at x equals to 0. Limit x approaches 0 minus, तो 0 minus पर function ये हमें दे रखा है, इसके थ्रू हम आगे proceed करेंगे. ठीक है, so left hand limit x approaches 0 minus 1 by x. अच्छा, अब आप देख सकते हैं बेटा, ये लिखा हुआ है log m by n. क्या log m by n को मैं log m minus log n लिख सकता हूं? राइट. सो मैं लिखूंगा इसको बेटा log of 1 plus x upon a minus log of base is considered e, दे रखा है e, मैं e मान के चल रहा हूं, 1 minus x upon b. ठीक है, अब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं. कौन सा फॉर्मूला जानते हैं बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x. जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा सब बच्चों को. log बेस e 1 plus x अपॉन x जो होता है बेटा, ये 1 होता है. तो इसका यूज करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज log ऑफ 1 plus x अपॉन a. ये जो x था ये तो चल ही रहा था, इसको मैं बेटा एक a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, माइनस log ऑफ 1 माइनस x अपॉन b. जितना यहाँ लिखा होता है उतना ही डिनोमिनेटर में चाहिए होता है. यहाँ कितना है? माइनस एक्स बाई बी. अच्छा, तो इसे मैं माइनस एक्स, ये माइनस साइन मैं यहाँ ले आया, और बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया? एक b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. ठीक है बेटा, लिमिट 0 माइनस है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस. नाउ दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट वैल्यू. ये दिस वन log 1 plus x upon x. ठीक है ना? So this becomes 1 by a plus 1 by b. This is what? The left hand limit. This is what? The left hand limit at x0. Now, sorry. This value is equals to what? This value is equals to what? k. चलो, ये भी पता चल गया. Left hand limit जो होगी वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी. Also, now I have to find limit x tends to 0 plus. x tends to 0 plus. x tends to 0 plus पर फंक्शन कितना है बेटा? cos square x minus sin square x minus 1 upon under root x square plus 1 minus 1. 0 रखने पे आप चेक कर सकते हैं 0 by 0 फॉर्मेट है. जैसे ही मुझे ये रूट ओवर x square plus 1 minus 1 दिखता है, क्या हमारी इच्छा करती है इसको रैशनलाइज करने की? बिल्कुल यही इच्छा करती है. अच्छा, तो जो न्यूमरेटर में यहाँ cos square x है ना बेटा, इसे भी मैं 1 minus sin square x लिख रहा हूँ ताकि ये 1 1 कैंसिल हो जाए. तो 1 minus sin square x minus sin square x minus 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 को मैंने रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. सो दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अच्छा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल मतलब रूट घट जाएगा, -1 कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा बच्चों। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू x को 0 रखने पर क्या ये कांस्टेंट 2 आ जाएगी, ये कांस्टेंट 2 आ जाएगी। वेरी गुड, तो ये 2 और -2 का -4 बाहर, और बाकी बचा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पता है 1। सो द वैल्यू ऑफ दिस कम्स आउट टू बी -4। क्या ये -4 भी k के इक्वल होना चाहिए, और k की वैल्यू भी 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b के इक्वल है, ये हमने पता कर लिया है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, जो कि -4 आ चुकी है, और k की वैल्यू कितनी निकाली है, वो भी -4, तो +4 अपॉन -4 is equals to -4 - 1, that is -5. So the correct option will come out to be second option, that is -5. That's all what we had to do. So थोड़ा सा calculation, but all the limits that we have to calculate are बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म्स, राइट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए, वहाँ पेशेंस रखते हुए अगर हम सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल हम करेक्ट आंसर तक इसमें पहुँच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया कंटिन्यूटी का, जिसको कि मैंने बोला मीडियम लेवल हम मान सकते हैं, आसान और मीडियम के बीच का मान लेते हैं, चलिए ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपसे सॉल्व हो गया हो, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी। अगेन कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, लेट अस सी। क्वेश्चन है, एक फंक्शन हमें दे रखा है, मॉड 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 लगा दिए, यहां भी मॉडुलस लगा दिया है, यहां भी मॉडुलस लगा दिया, इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगेन नॉट डिफरेंशिएबल, कितने पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है वो हमें चेक करना है। कुछ बच्चे क्या होता है, मॉडुलस देखती कहते हैं यार 2 फैक्टर इसके, 2 फैक्टर इसके, 4 आंसर। भाई ऐसा नहीं होता, ध्यान से देखो, इसके फैक्टर आ रहे हैं x - 3 इंटू x प्लस 1 इंटू ई की पावर। अब आप ये e की पावर में जो लिखा है ना, इसको चेक करोगे ना, तो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा है 3x - 2 का होल स्क्वायर, उसका मॉड। अब आप जानते हैं मॉड x स्क्वायर लिखना या x स्क्वायर लिखने में कोई फर्क नहीं होता। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये एक तरीके से e की पावर x स्क्वायर जैसे बिहेव हो रहा होगा, नॉट एग्जैक्टली x स्क्वायर बट e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर, ऐसा बिहेव हो रहा होगा। एंड आई नो दैट दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। भाई पावर में x स्क्वायर लिखा है, e की पावर x स्क्वायर तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो इसका मतलब अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स आएंगे तो वो यहां मॉड में अंदर ये जो लिखा हुआ है इन्हीं फैक्टर से आएंगे, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x - 3 और x प्लस 1 का नेचर 3 और -1 पे चेंज होता है, ये हम जानते हैं। अब ये पूरा फंक्शन ये डिफरेंशिएबल और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दो, एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चेक करना पड़ता है बेटा। थ्योरम्स में हमें कुछ डायरेक्ट पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से मैं आपको x = 3 पे चेक करके बताता हूं। आई विल बी कैलकुलेटिंग f'3 प्लस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h, यही फॉर्मूला होता है बेटा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो ये कितना आएगा बेटा, f ऑफ 3 प्लस h अगर मैं इसमें रखूंगा तो 3 प्लस h रखने पे 3 तो कैंसिल हो जाएगा, h इंटू 3 प्लस h इट विल बिकम 4 प्लस h, करेक्ट। h इंटू 3 प्लस h तो 4 प्लस h का मॉडुलस इंटू ई रेज टू द पावर। अच्छा यहाँ 3 प्लस h अगर मैं रखूंगा तो कितना आएगा बेटा, 3 3 जा 9, जो भी आएगा e की पावर में कुछ कांस्टेंट आएगा। f ऑफ 3 कितना है, f ऑफ 3 इज 0 डिवाइडेड बाय, जब मैं h करूंगा क्या ये h से h कैंसिल हो जाएगा, और ये जो भी वैल्यू आएगी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। समझने की कोशिश करिएगा। लेट से हम कहते हैं ये L वैल्यू है, लेट से हम कहते हैं ये एक L वैल्यू है, कुछ एक फाइनाइट वैल्यू आएगी जो कि L होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये भी कंफर्म है, e की पावर कांस्टेंट पॉजिटिव और ये मॉडुलस पॉजिटिव। अब इसी पे अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं, क्या निकालता हूं बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f'3 माइनस लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन माइनस h करूंगा। तो जब मैं ये कैलकुलेट करूंगा बेटा, x की जगह 3 माइनस h रखूंगा, 3 कटेगा माइनस h बचेगा, माइनस h इंटू 3 माइनस h इज 4 माइनस h, 4 माइनस h का मॉडुलस इंटू e की पावर, वही सेम कांस्टेंट वैल्यू आएगी बेटा, आएगी वो तो यार 3 माइनस h रखूं या 3 प्लस h रखूं, e की पावर में जो जाएगा मॉडुलस का स्क्वायर h तो वैसे 0 को टेंड करेगा, वो सेम कांस्टेंट होगा। अच्छा, और
एफ ऑफ माइनस 3 जीरो है, डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये मॉडुलस के अंदर माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये जो बचेगा बेटा h इंटू 4 माइनस एच इंटू ई की पावर कांस्टेंट अपॉन माइनस एच आएगा। ये कैंसिल करूं तो ये जो भी वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाने पर, ये यहां पर जो वैल्यू थी इसका नेगेटिव आ रही है बिकॉज ऑफ दिस साइन, दैट मींस दिस इज माइनस एल। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर नॉट इक्वल, फाइनाइट है बट साइन का फर्क है, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ये किस पॉइंट पर? 3 पर। सेम इसी कंसेप्ट से जब आप -1 पे चेक करोगे, अब हम समझ पा रहे हैं कि यार -1 पर भी जब ऐसी फॉर्मूला लगाएंगे तो वही साइन का लफड़ा पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है 2 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, 3 पर और -1 पर। सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए, वेरी गुड। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था। डराता बहुत है ये क्वेश्चन, दिखाने में बहुत डर सा लगता है, पर एक्चुअल में अगर हम ध्यान से इसे सॉल्व करें तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम जो है इसमें एक बार को मेरा पर्सनल वो है कि स्टूडेंट जो होते हैं कई बार डिटर्मिनेंट भी देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देखते हैं, तो कई बार एक बार छोड़ देते हैं, पर फिर भी अगर हम ध्यान से इसको करें तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बेटा क्या दे रखा है? ए आर डिफाइन हमें कर रखा है सिस थीटा की फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और हम जानते हैं क्या हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। e की पावर आयोटा थीटा दैट इज 2r पाई बाय 9। आई कैन राइट इट इन दिस वे। नाउ जैसे ही मैंने ये लिखा, क्या अब मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख सकता हूं? a1 a2 a3, r की जगह 1 2 3 रखना है। चलिए डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, a1 a2 a3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखना है। ठीक है, तो जब आप सबसे पहले 1 रखेंगे बेटा, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 9, e की रेज टू पावर आयोटा 4 पाई बाय 9, e रेज टू द पावर आयोटा 6 पाई बाय 9, करेक्ट। e रेज टू द पावर आयोटा 4 रखा था तो 8 पाई बाय 9, e रेज टू द पावर आयोटा 10 पाई बाय 9, e रेज टू द पावर आयोटा 12 पाई बाय 9, e रेज टू द पावर आयोटा फिर क्या रखेंगे? 6 7 रखेंगे, 14 पाई बाय 9, e रेज टू पावर आयोटा 16 पाई बाय 9। और इतना लिखते लिखते बहुत से बच्चों को तो यही फील आ जाता है कि यार ये डिटर्मिनेंट तो 0 ही होगा यार, इसकी वैल्यू तो पक्का 0 आएगी। कैसे? अगर मैं फर्स्ट रो में से e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 9 कॉमन ले लूं, दूसरी रो में से e की पावर आयोटा 8 पाई बाय 9 कॉमन ले लूं, और लास्ट में से e की पावर आयोटा 14 पाई बाय 9 कॉमन ले लूं, तो क्या यहाँ 1 e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 9 और यहाँ e की पावर आयोटा कितना बचेगा बच्चों? 4 पाई बाय 9। 1 e की पावर आयोटा इधर भी 2 पाई बाय 9 ही बचेगा भाई, 8 कॉमन लिया तो, और यहाँ e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 9 बचेगा, सेम इधर बचेगा। रोज के सेम होते ही पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 है, ये तो हमें पता चल गया। अब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो इट इज इक्वल्स टू, मतलब चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू 0 होगी। अब ऑफ कोर्स जैसे आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखना चाहते हैं, आपने a9 रखा, r को 9 रखा, 9 से 9 कटा, e की पावर आयोटा 2 पाई, e की पावर आयोटा 2 पाई मतलब cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई, इट इज 1। सो ये आंसर तो नहीं हो सकता। 5 रखोगे, e की पावर आयोटा 10 पाई बाय 9, ना cos थीटा 0 होता है ना sin थीटा 0 होता है, ये तो 0 होगा ही नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता है। a1 a9 का मतलब a की पावर आयोटा 1 का मतलब हो गया बेटा 2 पाई बाय 9, a9 का मतलब हो गया बेटा e की पावर आयोटा 18 पाई बाय 9, सही बात है। माइनस अगर a3 करूं तो e की पावर आयोटा 3 मतलब 6 पाई बाय 9 इंटू, और a7 करूं तो e की पावर आयोटा 14 पाई बाय 9। अब अगर आप पावर्स को देखो, 8 18 और 2 20 और 14 और 6 20, क्या ये दोनों सेम टर्म्स बन गई? ये कैंसिल हो जाएंगी। आप ऐसे देखिए ना बेटा, पावर्स में अगर आप 1 और 9 को ऐड करें 10, 3 और 7 को ऐड करें 10, यहाँ 2 और 6 से 8 आ रहा है और 4 और 8 से 12 आ रहा है, तो दोनों की पावर्स यहाँ सेम नहीं हो रही, सेम इस वाले में हो रही है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसकी 0 वैल्यू, सेकंड जो ऑप्शन है इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, so that's why this is the correct option।
ठीक है बेटा, जैसा मैंने कहा था ध्यान से सोच के करेंगे तो फिर भी ये करने लायक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उतना टफ नहीं है जितना कि दिखने में लगता था हमको। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑफ चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं आसान है कि टफ है, आप लोग खुद ही बता पाएंगे। इफ लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, प्लेन एक पॉइंट से पास करता है, एंड कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, मतलब दो प्लेन्स ये जो दे रखे हैं जिस जैसे इंटरसेक्ट करते हैं उन्हीं इंटरसेक्शन वाली लाइन से तीसरा प्लेन पास करता है और इस पॉइंट को कंटेन करता है, उस प्लेन की इक्वेशन ये है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। क्या ये फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन नहीं हो गया? जैसे फैमिली ऑफ लाइंस हुआ करती थी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, क्या बेटा ये बिल्कुल वैसा ही फैमिली ऑफ प्लेन्स नहीं हो गया? कोई भी एक प्लेन जो दो गिवन प्लेन्स, ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, कोई भी ये प्लेन इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो क्या इसको P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर, आप कहेंगे सर रख सकते हैं। दैट इज 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 5y माइनस 2z प्लस 9 इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, उस प्लेन की इक्वेशन को जो दो गिवन प्लेन्स हैं उनकी फॉर्म में हमने लिख लिया P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू के लिए हमें डेटा क्या दे रखा है कि ये प्लेन कहां से पास करता है, 1, 4, -3 से पास करता है। तो क्या ये इसको पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो x को 1 रखा, y को 4 रखा, z को 3 रखा, -7 प्लस लैम्डा टाइम्स x को 1 रखा, 20 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बेटा हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आप सॉल्व करिएगा, आपको इधर से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 2/3। लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी? 2/3। आई होप आप सब कैलकुलेशन कर पाएंगे। इस लैम्डा की वैल्यू को अगर आप यहाँ रख देंगे तो आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी बेटा। आपको प्लेन की इक्वेशन क्या मिलेगी? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन? you will get 11x प्लस, ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम बचा ले रहा हूँ, 11x में डायरेक्टली फाइनल क्या आता है लैम्डा की वैल्यू रखकर वो लिख देता हूँ, 11x प्लस 4y प्लस 8z। आपको आधा मिनट और लगेगा लैम्डा की वैल्यू रखकर सिंप्लीफाई करने में, से ज़्यादा नहीं लगेगा भाई। लैम्डा को 2/3 रखा, एलसीएम लेके खट सॉल्व किया, 11x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 3 इक्वल टू 0। ध्यान रखें जो हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर कांस्टेंट बेटा +3 है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है। इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखना है। हमारा यहाँ कांस्टेंट -3 आ रहा है, तो क्या मैं इसे -11x माइनस 4y माइनस 8z प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखूंगा? तो मैं बोलूँगा अल्फा -11 है, बीटा -4 है और गामा -8 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर निकाला जाए तो कितना आंसर आ गया बेटा? -23। प्लस माइनस की गड़बड़ ना हो क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बेटा? तो जैसा कि मैंने कहा था हम डिसाइड करते हैं सॉल्व करके कि कैसा है। तो आई विल कंसिडर इट एज एन इजी क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट, फैमिली ऑफ प्लेन्स, पॉइंट रखा, पॉइंट रख के प्लेन आया एंड दैट्स इट, कैलकुलेशन करके आंसर दे दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिक्स में किसका लाइन इज अ टेंजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। अगर आप ध्यान से देखें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम नहीं है, प्लस है बीच में, एलिप्स दोनों में बाकी में सेम है, तो इट्स अ सर्कल, राइट। सो हमसे पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है इज टेंजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। सर्कल के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन बोलें तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है बेटा? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू r। ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन ऑन अ सर्कल। एंड ऑन एन एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर
plus y square by b square equals to 1, the equation of tangent is x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equals to 1. अब tangent की जो इक्वेशन है, अगर ध्यान से 60 से डिवाइड कर दूं मैं, जो हमें दे रखा है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है 60 से डिवाइड करूं तो क्या ये x अपॉन 5 cos थीटा प्लस y अपॉन 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिख रही है. तो इसका मतलब सर्कल वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि x और y के नीचे सेम कांस्टेंट r आता है, यहाँ 5 आ रहा है या 12 आ रहा है. तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ आंसर तो हो ही नहीं सकते. आंसर 1 या 2 में से ही कोई ना कोई आंसर होगा. कौन सा आंसर होगा, उसके लिए हमें a और b निकालना है. a और b कैसे निकलेगा, a और b कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एलिप्स को कन्वर्ट करना है तो 3600 से हमें डिवाइड करना है. जैसे ही आप 3600 से डिवाइड करेंगे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप 3600 से नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलता है बेटा, आपको 144 इंटू 25 होता है 3600 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से आपको a की वैल्यू 5 मिल गई, b की वैल्यू 12 मिल गई, a 5 b 12 अगर आपने इस फॉर्मूले में रखा तो क्या ये इक्वेशन मिल जाएगी. दैट्स इट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर. यही चेक करना था. इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो a और b की वैल्यूज जो हैं वो आपको जो चाहिए थी वो नहीं मिलती है, तो ऑप्शन 1 भी गलत हो जाता है. ठीक है. सो अगर हम स्टैंडर्ड टैंजेंट की इक्वेशन याद कर रखी है कोनिक्स में, बस उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसका, स्ट्रेट लाइंस का. P and Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से दो लाइंस हमें दे रखी हैं, x कोसिकेंट अल्फा माइनस y सीकेंट अल्फा इक्वल्स टू k cot 2 अल्फा. ठीक है. एंड द अदर लाइन इज x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इज इक्वल टू k sin 2 अल्फा. तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो निकालनी है. ठीक है यार. तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम पहले p की वैल्यू निकाल लेते हैं. 0,0 से इस लाइन पे डिस्टेंस x को 0 y को 0 रखा तो माइनस k cot 2 अल्फा अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस secant square alpha का mod. ठीक है. and the value of q will be distance of this line from origin, x को 0 y को 0, that is minus k sin 2 alpha upon under root of sin square alpha plus cos square alpha, that is 1. right. so थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो k टाइम्स cot 2 alpha, अच्छा इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा लेके एलसीएम लूं तो कितना आएगा बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ साइन कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहां तक पहुंच जाएंगे. P इक्वल टू k cot 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा. ठीक है. अच्छा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या ये cos 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा लिखा हुआ है और इसको हम साइन 2 अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं. साइन 2 अल्फा से साइन 2 अल्फा गॉन, सो द वैल्यू ऑफ P कम्स आउट टू बी k cos 2 अल्फा अपॉन 2. ठीक है. यहां से द वैल्यू ऑफ Q इज कमिंग आउट टू बी k sin 2 अल्फा. अब अगर आप cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो स्क्वायर एंड ऐड कर सकते हैं. cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो cos स्क्वायर 2 अल्फा कितना होगा बेटा, 4p स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस q स्क्वायर upon k square is equals to 1. So from this directly the value of k square is 4p square plus q square. That is what the relation we are getting. हमें k square ही पूछा था. 4p square plus q square is written in option number 4. So that will be the correct option. Simple as it can get. Just a question of distance of a point from a line. That's it. दो लाइन से origin से, और वो भी point भी origin दे दिया, तो कैलकुलेशन भी इतनी लेंदी इतनी टफ आप बोलो ऐसा नहीं है. अब कहने को इस पूरे अगर आप पेपर देखेंगे ये वाला जो हम कर रहे हैं इसमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले जिसमें tan थीटा tan 2 थीटा का रिलेशन आ गया, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो मिक्स होकर कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री आ ही गई ही है. ठीक है. तो ऐसा बोलना कि ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, ये तो मैथ्स के पेपर में ऐसा अपन एक्सपेक्ट करें होगा ही नहीं. कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन या कोई ना कोई फॉर्मूला तो यूज हो ही जाता है. ठीक है. हाँ, प्योर क्वेश्चन नहीं है ये हम बोल सकते हैं. चलिए
नेक्स्ट लिमिट्स, अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर पाई कॉस इज पर 4x अपॉन एक्स की पावर 4. x को 0 रखने पे कॉस x इज 1, साइन स्क्वायर पाई बन रहा है. साइन स्क्वायर पाई इज 0, तो 0/0 तो है, पर साइन का अंदर का एंगल क्या जा रहा है बेटा? पाई जा रहा है. जब भी साइन का एंगल पाई जाता है, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो होती है कि साइन 0/0 की फॉर्मेट बने. तो हम इस साइन थीटा को कैसे लिख लेते हैं बेटा? क्या साइन थीटा जो होती है वो साइन पाई माइनस थीटा भी होता है? तो आई कैन राइट इट पाई माइनस पाई cos रेज टू द पावर 4x अपॉन x रेज टू द पावर 4. ठीक है. नाउ दिस एंगल इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. तो अगर ये 0 को टेंड कर रहा है, तो अब मैं पाई माइनस पाई कॉस रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं. ठीक है, होल स्क्वायर. तो पाई माइनस पाई कॉस रेज टू द पावर 4 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4. ठीक है बेटा, यहां तक पहुंच गए. दिस लिमिट ऑफ कोर्स इट बिकम्स 1. पाई कॉमन ले लो तो लिमिट के बाहर पाई स्क्वायर चला जाएगा. लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस की पावर 4, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4. x को 0 रखने पे बेटा ये भी कांस्टेंट है कि नहीं है? x को 0 रखोगे तो cos 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0. नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस x का होल स्क्वायर अपॉन x की पावर 4. आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बार बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो मैं से a प्लस बी, a माइनस बी लिखकर खटाखट सॉल्व करता चला जा रहा हूं. जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, जो लिमिट कांस्टेंट होती जा रही है मल्टीप्लिकेशन में, वो मैं बाहर लेता चला जा रहा हूं. तो 1 प्लस कॉस इज अगेन कांस्टेंट. x को 0 रखा तो cos x इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4. और बाकी जो बचा अगर आप ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या बच्चों? ये देखो, ये 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 था. एक्स की पावर 4 को अंदर ले जाऊं तो क्या ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड लिमिट अगेन कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर 4. तो 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1/4. 1/4 and 4 gone. Final answer is 4 pi square. Final answer is 4 pi square. 4 pi square written in option 4. That will be the correct option. ठीक है. So बस ये फर्स्ट स्टेप जो है ये क्लिक कर जाना चाहिए कि साइन के अंदर एंगल थीटा पाई नहीं 0 जाना चाहिए. तो उसके लिए हम साइन थीटा को पाई माइनस थीटा लिख लेंगे. फिर जितना एंगल बना उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे उसी हिसाब से प्रोसीड करते जाएंगे. ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 15. ये लो, एकदम लड्डू क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का. मतलब इससे आसान तो क्या ही पूछेंगे. फिर वही बात, जैसा कि हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, पर यहां हो गया भाई ट्रिग्नोमेट्री का यूज. कोसिकेंट 18, साइन 18, इट्स अ स्पेशल वैल्यू जो हम आपसे बोलते हैं याद करनी है. याद करेंगे, जिसको याद होगी 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और याद नहीं होगी तो डिराइव करने में हो सकता है डिराइव तो ना ही कर पाए, क्योंकि 18 डिग्री से डिराइव करना साइन 18 नॉट इजी. 18 को थीटा फिर 5 थीटा मानते हैं जो 90 होता है, फिर उससे डेरिवेशन इसका आता है. तो अगर आपने साइन 18 डिग्री याद करा हुआ है, वहां पर याद रहता है, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा. साइन 18 डिग्रीज √5 माइनस 1/4. तो कोसिकेंट 18 डिग्रीज इज 4 अपॉन √5 माइनस 1. आप चाहें तो इसे रैशनलाइज कर लें, √5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो नीचे 4 ही बनेगा जो कट जाएगा, तो इट्स वैल्यू बिकम्स √5 प्लस 1. दिस इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम जानते हैं कि इसका मतलब इसका दूसरा रूट क्या माइनस √5 प्लस 1 हो जाएगा बेटा कॉन्जुगेट पेयर में. इररेशनल रूट्स आकर इन कॉन्जुगेट पेयर. सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? इट इज 2. एंड व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? It is -4. Sum of the roots पता है, product of the roots पता है. Quadratic x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equals to 0. Correct है? X square minus 2x minus 4 equals to 0. It is coming in option number 1. That will be the correct answer. बस खत्म. तो जैसा मैंने कहा, इससे सिंपल तो क्वाड्रेटिक में कुछ पूछ भी नहीं सकते भाई. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन.
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ कोनिक सेक्शंस। पर यार फिर मैं कहूँगा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, पैराबोला का था। मतलब ये तो क्वेश्चन मतलब विद इन सेकेंड यार सटासट सॉल्व होना चाहिए। जल्दी से पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालनी है पैराबोला की, हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वर्टेक्स और फोकस आर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर एंड एस, एस इज ग्रेटर देन आर। तो एक पैराबोला है जिसका ओरिजिन से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है बेटा वो कितना है आर, और जो फोकस का डिस्टेंस है, जो फोकस का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो एस के बराबर है। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या ये ए के बराबर होता है कि नहीं होता? स्टैंडर्ड पैराबोला में यही होता है। तो ए की वैल्यू हो गई एस माइनस आर, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हम जानते हैं 4a के बराबर होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ एस माइनस आर। खत्म काम, 4 टाइम्स ऑफ एस माइनस आर। अब आप बताओ क्या लेवल है इस क्वेश्चन का? कुछ भी लेवल नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन था, है ना। और मतलब जैसे कहा विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाना चाहिए। दिस इज 4a है ना। सो द आंसर इज 4 टाइम्स एस माइनस आर, रिटन इन ऑप्शन नंबर 4। दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डिटर्मिनेंट्स, जिसे हम कहते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्रैमर्स रूल भी बोला जाता है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन नहीं है। नो सोल्यूशन के लिए जो सबसे पहले कंडीशन होती है वो होती है डी का जीरो होना, और D1 D2 D3 में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना, या फिर प्लेन्स पैरेलल हो जाएं। ये प्लेन्स की इक्वेशन होती है। अब पैरेलल तो होने से रहे, 2x + y + z, x - y + z, ये पैरेलल तो नहीं है ना, x y z के कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में तो नहीं है। तो इसका मतलब हमें कंडीशन क्या लगानी है? d शुड बी 0, ये तो होना ही चाहिए। d इज द determinant formed by the coefficients of x, y and z in all the three equations, 2 1 1 1 minus 1 1 1 1 a should be is equals to 0, a है, ठीक है। तो when you simplify this you will get the value of a as 1/3। और मैं क्यों कह रहा हूँ you will simplify this, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना मुझे नहीं लगता आप लोगों को नहीं आता होगा। बिल्कुल आपने एक्सपैंड कर दिया, कुछ नहीं करना है, बस एक्सपैंड कर दो रो 1 के अबाउट, या कहीं से भी कर दो, कॉलम 1 के अबाउट कर दो, यू विल गेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ एस ए इक्वल टू 1/3। और ऑप्शंस भी देखो तो इतने चमत्कारी हैं इसमें कि इधर नॉट इक्वल टू 1/3, नॉट इक्वल टू -1/3, इक्वल टू -1/3, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पर ए इक्वल टू 1/3 लिखा है, डी तो 0 होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। और जैसा मैंने कहा, अगर आप b नॉट इक्वल टू 7/3 चेक करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ द d1 d2 d3 शुड नॉट बी नॉन जीरो। तो आप जैसे ही d1 भी निकालेंगे, d1 इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द रिप्लेसिंग x के कोफिशिएंट विद द कांस्टेंट 5 3 b, बाकी 1 -1 1 1 1 a आपका आ चुका है 1/3। नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से आपको b नॉट इक्वल टू 7/3 मिल जाता है। बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, a इक्वल टू 1/3 तो a के ऑप्शन में लिखा है, तो वो तो आंसर होगा ही होगा। ठीक है बेटा, अगेन इसको भी हम बहुत फास्ट कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते थे पेपर में एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस जो थे। ठीक है, ये जल्दी करने वालों में से था। अगेन आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन। चलिए, ए और बी के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री दे रखा है। उसके अलावा हमें यह दे रखा है कि 1/8 टाइम्स ऑफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8। ये एक डेटा हमने यहीं से फटाफट लिख लिया। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड 8 होगा, तभी 1/8 करने पे वो यूनिट वेक्टर आया था। अच्छा, जब भी हम जानते हैं बेटा इधर से हमें प्रोसीड करना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4a² प्लस 9b²। ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस 3 2 6 2 12 टाइम्स a डॉट बी इज इक्वल टू 9a² प्लस b² प्लस 6 टाइम्स a डॉट बी। ठीक है, टेकिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड, 5 times of a square minus 8 times of b square minus 6 times magnitude of a magnitude of b cos 60, that is 1/2 should be equals to 0. Now we know the magnitude of a, it will become 5 into 64 minus
8b square minus 3 into 8 into b is equals to 0 into b equals to 0. तो basically what we are getting 8, चाहो तो उड़ा दो, minus 8 हटा दो, तो quadratic b square minus 3 times b and 5 8s are 40 minus 40, right? यहाँ plus minus 40 is equals to 0. So you will get b is equals to 8 और एक नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b विच कांट बी नेगेटिव. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज कमिंग आउट टू बी +8 विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 2. यही पूछा गया था आपसे, जो कि हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, राइट? सो आई विल से इजी ही मान सकते हो, मीडियम मान लो, इजी मीडियम मान लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है. ये क्लिक करना चाहिए कि स्क्वायर करेंगे तो बढ़ जाएंगे. यहाँ बस थोड़ी सी गड़बड़ ना हो जाए कि 1/8 ए यूनिट वेक्टर है तो क्या, तो कुछ नहीं, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए था, उधर से ए का मैग्नीट्यूड मिल गया और सिंप्लीफाई किया तो हम बी के मैग्नीट्यूड तक पहुंच गए बच्चों. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स. प्योर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा क्वेश्चन था, हम कर सकते हैं, राइट? Next, now another question. This is of differential equations, right? So the question is, you have been given a differential equation dy by dx 2 raised to the power x plus y minus 2 raised to the power x upon 2 raised to the power y. तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, y ऑफ 1 की वैल्यू पूछी है. तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आप 2 की पावर x जो है कॉमन निकाल सकते हैं, या आप इसे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 रेज़ पर y इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा, सो व्हाट दिस कैन बिकम, यू कैन टेक 2 रेज़ टू द पावर x कॉमन, 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर y, टेकिंग ऑन दी y टर्म्स ऑन वन साइड, 2 रेज़ टू द पावर y dy अपॉन 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 is equals to 2 raised to the power x dx. Now this is a variable separable form of a differential equation. To simplify this, left hand side में अगर मैं 2 की पावर y माइनस 1 को बेटा t मान लूँ, तो 2 raised पर y log 2 dy will become dt. ठीक है, so 2 raised power dy it will become 1 upon log 2 dt upon t is equals to integral directly of 2 की power x will be 2 raised power x upon log 2 plus some constant of integration. Now the integration of 1 by t dt is log t. So 1 upon log 2 into log of t is equals to 2 raised to the power x upon log 2 plus constant of integration. अगर मैं log 2 से multiply कर दूं बेटा तो 2 raised power x plus c times of log 2. I'll get this, right? And what was t? t was 2 raised to the power y minus 1. So log of 2 raised to the power y minus 1 is equals to 2 raised to the power x plus c into log 2. Now in initial condition, that is y of 0 equals to 1. x को 0 रखने पर y की वैल्यू 1 गिवन है. तो अगर मैं y को 1 रखूंगा बेटा, 2 की पावर 1 is 2, 2 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, log 1 is 0 and x की पावर 0 is 1. So 0 is equals to 1 plus c log 2. So the value of c comes out to be minus 1 upon ln 2. The value of c comes out to be minus 1 upon ln 2. So this becomes log 2 raised to the power y minus 1 is equals to 2 raised to the power x minus 1. Or you can say that 2 raised to the power y minus 1 is e raised to the power 2 raised to the power x minus 1. 2 raised to the power y is 1 plus e raised to the power 2 raised to the power x minus 1, or y is taking log on both sides to the base 2, 1 plus e raised to the power 2 raised to the power x minus 1. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में हमसे पूछा है y of 1 निकालना है, y of 1. तो फाइनली नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1, तो you will get y is equals to log base 2, x को 1 रखने पे कितना आ रहा है बेटा, 2 की पावर 1 is 2, 2 minus 1 is 1, 1 plus e, 1 plus e, log base 2 1 plus e. We will check the options, log base 2 1 plus e, yes, option number 2, that will be the correct answer. ठीक है, so nothing, it's just a variable separable differential equation. Integrate this one, integrate this one. integrate करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया
हमने प्रोसीड किया, इंटीग्रेशन भी बहुत टफ नहीं है, फटाफट इंटीग्रेट हो जाता है। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली बाय पुटिंग द इनिशियल कंडीशंस, x को 0 y को 1 रखा, तो वी विल गेटिंग c ln2 इज -1 और c इज -1 बाय ln2 जो भी है। तो हमने c की वैल्यू जब यहाँ रखी तो हमें इक्वेशन मिल गई, यहाँ से हमने फंक्शन निकाल लिया बेटा, y निकाल लिया, x को 1 रख दिया, तो जो पूछा था उसकी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, सो अगेन ओके क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेबल, कई बार क्लिक नहीं करता है, कर भी जाता है, नहीं भी करता है, तो एकदम से इंस्टेंट हो सकता है क्लिक नहीं करता है, पर जरा सा अगर अपन सोचते हैं उसको बैठ के 15-20 सेकंड तो हो भी जाता है। ठीक है, सो मीडियम और अबव मीडियम आप इसे मान सकते हैं, लेवल इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये आ गया भाई जेईई मेंस टॉपिक का मैथमेटिकल रीजनिंग। जनरली हर पेपर में इसके क्वेश्चंस रहते ही हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के और स्टैटिस्टिक्स के। तो ये इस पेपर का तीसरा क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द जेईई मेंस टॉपिक एक्सक्लूसिवली। रिलेशंस का हो गया, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हो गया, नाउ ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। अच्छा, इसका पूछने का जो तरीका था ये थोड़ा सा इसमें नायाब था, नायाब बोले तो थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से पूछा था कि अगर स्टार और ये डब्बा जो है बिलोंग्स टू और एंड, इन दोनों का साइन या तो और होगा या एंड होगा, दोनों और भी हो सकते हैं, दोनों एंड हो सकते हैं, एक और एक एंड भी हो सकता है, सच दैट ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा टॉटोलॉजी है, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा टॉटोलॉजी है। तो ये सिंबल रिस्पेक्टिवली क्या होंगे वो हमें चेक करना है। ठीक है भाई, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हम ट्रूथ टेबल बना लें, हम इनके ट्रूथ टेबल बना लें। चलिए ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है बेटा, अब किस किस की जरूरत पड़ने वाली है, हमें किस किस की जरूरत पड़ने वाली है ये हम देखते रहते हैं। ठीक है, अच्छा P तो है ही, नॉट ऑफ Q की जरूरत पड़ने वाली है, नॉट ऑफ Q हम यहाँ लिख लेते हैं। नॉट ऑफ Q क्या आएगा भाई, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ये हमने नॉट ऑफ Q भी लिख लिया। अब P और नॉट ऑफ Q के बीच में स्टार, स्टार मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो और होगा या एंड होगा, तो हम दोनों कर लेते हैं। अगर और है तो क्या होगा बेटा, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू। ठीक है, और ये एंड है, P एंड नॉट ऑफ Q, तो क्या होगा भाई, ट्रू और इसके बीच में एंड है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू और ट्रू के बीच में एंड है तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स के बीच में है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू के बीच में है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करते रहते हैं ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस जो है इनमें समझ में आता रहे। अच्छा, अब हमें एक P और ये जो Q है इसके बीच में हमें कुछ चाहिए, तो P और इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है, और P एंड Q हो सकता है। ठीक है ना, चलिए P और Q करेंगे, ट्रू और ट्रू से ट्रू आएगा, यहां भी ट्रू आएगा, यहां भी ट्रू आएगा, यहां फॉल्स आएगा। एंड करेंगे तो ट्रू, यहां फॉल्स, यहां फॉल्स, यहां फॉल्स। अब हमें इनके बीच में ये जो दो का पेयर बनाए और ये जो दो का पेयर बनाए, तो इसमें और इसमें बीच में है इंप्लीकेशन, इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, इंप्लीकेशन। तो हमें चेक करना है कि जो फाइनल आंसर है वो किससे टॉटोलॉजी आएगी। अब इंप्लीकेशन में हम जानते हैं फर्स्ट वन ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है तो ही फॉल्स आता है, बाकी हमेशा ट्रू आता है। तो अगर मैं इसको और इसको इंप्लाई करके देखूं, मैं पहला कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, इन दोनों का टोटल 4 कॉम्बिनेशन आएंगे बेटा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, टोटल 4 कॉम्बिनेशन होंगे। यही करना है ना, इस वाले पेयर को इस वाले पेयर के साथ बीच में इंप्लीकेशन करना है। तो ट्रू और ट्रू क्या आएगा, ट्रू, सब ट्रू आने चाहिए, ट्रू और ट्रू फिर से ट्रू, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स फॉल्स हो जाता है। तो यार ये तो टॉटोलॉजी नहीं आई, मतलब इसका और इसका पेयर तो नहीं बैठ रहा। अब अगर मैं इसका और इसका पेयर करता हूं तो बेटा इस वाले का और इस वाले का, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स कितना होगा, ट्रू एंड फॉल्स, इट विल बिकम फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ये भी नहीं बैठा, तो इसका मतलब इसका पेयर तो नहीं बैठ रहा। अब हम चेंज करेंगे फर्स्ट वाले में, अब हम चेंज करेंगे किस में, फर्स्ट वाले में। हम इसका एंड पकड़ लेते हैं और इसका और पकड़ के देखते हैं, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, एंड मतलब
इम्प्लीकेशन की बात हो रही है, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। यार ये वाला पेयर हमेशा टॉटोलॉजी दे रहा है, फॉल्स और ट्रू का ट्रू आ रहा था, पहला ट्रू और दूसरा ट्रू, ट्रू भी ट्रू होता है इम्प्लीकेशन में, फॉल्स ट्रू होता है तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स और फॉल्स होता है तो भी ट्रू आएगा। तो बेसिकली ट्रूथ टेबल अगर रटे हुए हैं, ट्रूथ टेबल जिसे हम कहते हैं रटे हुए हैं, तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी से फिर कर पाएंगे। जल्दी तो क्या कहूं, फिर भी 3 मिनट के लगभग अपन को इसमें लग ही जाएंगे सॉल्व करने में। तो इससे आंसर आ रहा है तो इसका मतलब स्टार जो है वो तो एंड होना चाहिए था, स्टार, और जो डब्बा है वो और होना चाहिए था। तो पहला एंड दूसरा और, पहला एंड दूसरा और ऑप्शन 2 में लिखा गया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग का है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है और ट्रूथ टेबल्स रटे हुए हैं तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए, जिसमें थे सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम मूव करेंगे सेक्शन बी के ऊपर बच्चों, जिसमें होते हैं न्यूमेरिकल और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, राइट। शुरू करेंगे हमारा सेक्शन बी, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स के साथ सेक्शन बी आ गया हमारे सामने। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से आपको पता है आपको 5 ही करने होते हैं, सबको पता है कि वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। तो हम पूरे 10 क्वेश्चंस को देखकर जो हमें फील आए कि यार ये हम जल्दी कर पाएंगे, हम सही कर पाएंगे, उनको हमें करना होता है। ठीक है, हम तो यहाँ पर अभी 10 के 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 जनरल आप ऐसे मान सकते हैं, अगेन इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन पहले भी था बेटा सेक्शन ए में। डेफिनेट इंटीग्रेशन मान लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए, न्यूटन लेबनीज का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, राइट। सो इक्वेशन इज गिवन x इज ग्रेटर देन -2, phi of 0 इज गिवन, phi of 2 इज आस्क्ड। ठीक है, तो विल डिफरेंशिएट इट ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में x phi x है तो u v रूल लगेगा, इट विल बिकम phi of x plus x phi dash x is equals to, put x in place of t, 3x square minus 2 phi dash x। ठीक है, अच्छा phi of x को मैं y मान लेता हूं बेटा, phi dash x को dy by dx कर लूंगा, it will become x plus 2 dy by dx is equals to 3x square। तो अगर मैं इसको ऐसे सजा कर लिखूं, अगर मैं इसको x plus 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये y अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2। आप बोलेंगे अरे हाँ यार ये तो बन गई LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल, यहाँ पर जो भी x का फंक्शन होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रल होगा log x प्लस 2, e रेज़ टू पावर log x प्लस 2 is nothing but x plus 2. So the integrating factor comes out to be x plus 2. Now to solve this, the solution of the differential equation is y into integrating factor is equals to integral q। अच्छा ये सॉरी यहाँ x plus 2, अच्छा हाँ सही तो था, यहाँ है ना ये रहा q, 3x square upon x plus 2 into x plus 2 करूँगा तो बेटा सिर्फ 3x square dx रह जाएगा, y into x plus 2 is equals to x cube plus constant। Now phi of 0 is 4, x को 0 रखने पर x plus 2, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 2 जा 8, x को कितना रखा था 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू 8 आ गई बेटा, और कांस्टेंट की वैल्यू अगर 8 आ गई तो हमें phi of 2 पूछा है, phi of 2, x को अगर अब 2 रख दिया जाए तो y into 4 is equals to 8 plus 8, तो y comes out to be 4, y comes out to be 4। So the correct answer of this comes out to be 4। ठीक है भाई, हो गया पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूटन लेबनीज लगाया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जो कि लीनियर डिफरेंशियल बनती है, जैसे हम उसको प्रोसेस सीखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3D का, अगला क्वेश्चन 3D का, आई थिंक शायद दूसरा क्वेश्चन आया है इसी पेपर के अंदर 3D का दूसरा, एक वेक्टर का था, एक इससे पहले 3D का था, एक और क्वेश्चन 3D का है। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन
एंड द प्लेन, जहां पर भी ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, वो जो पॉइंट आता है उस पॉइंट का इस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। ये लाइन प्लेन को जहां इंटरसेक्ट करती है, भाई ये होगा कोई प्लेन दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, इस लाइन ने प्लेन को जहां इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का पी पॉइंट है मान लो, इस क्यू पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर निकालना है। तो फर्स्ट एम इज टू फाइंड दिस पॉइंट, मतलब लाइन को प्लेन के साथ सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, लाइन की इक्वेशन को अगर मैं लैम्डा मानूं तो क्या लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा प्लस 1, y कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा प्लस 2, z कोऑर्डिनेट 6 लैम्डा माइनस 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और ये पॉइंट इस प्लेन को, भाई लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो कभी ना कभी ये पॉइंट इस प्लेन पर आएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा मैं ये x y z की वैल्यू उठाकर प्लेन में रख दूंगा। जैसे ही आप प्लेन में रखोगे आप सॉल्व करना, आपको लैम्डा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। बस इतना ही करना है, उठाकर एक्स वाई जेड रखना है, सिंप्लीफाई करना है, लैम्डा 1 आ जाएगा। लैम्डा 1 मतलब जो पी पॉइंट हम बोल रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 3, 5, 5। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो क्या बच्चों पी क्यू का स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यही कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 3 माइनस ऑफ -1 + 1, 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस 5 - 2 का स्क्वायर हो गया 9। कितना हो गया बेटा ये 46, 52, 52 and 9 61। So the answer, final answer of this question comes out to be 61। ठीक है बेटा, तो मैं इसको भी टफ तो नहीं मानूंगा भाई, है ना, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं। लाइन को प्लेन के साथ सॉल्व करना है, जो हम नॉर्मल जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करते हैं बस, और उसके बाद 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाना है। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से जो 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, तो उनमें से एक ये हो सकता है भाई, इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, ये आप सेलेक्ट कर सकते थे, करना चाहिए था। आने तो हमें वैसे सारे ही चाहिए, दैट्स वाई हम सारे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ गया भाई बीटी, बायनोमियल थ्योरम। जेई मेंस का कुछ टाइम से फेवरेट टॉपिक बना हुआ है बायनोमियल थ्योरम, काफ़ी क्वेश्चंस इसके आ चुके हैं। सो देखते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इफ दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमें जानते हैं भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले इसका जनरल टर्म लिखेंगे बच्चों, एन सी आर x/4 रेज टू द पावर 12 - r minus 12/x² रेज टू द पावर r। सो व्हाट इज द पावर ऑफ x, x की टोटल पावर कितनी आएगी, 12 - r अपॉन 2r है तो -2r, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए पावर 0 होनी चाहिए। तो यहां से क्या r की वैल्यू 4 आ जाएगी, r की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब फिफ्थ टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड इट विल बी 12c5 इंटू 12c5 इंटू x तो हटा ही सकते हैं, 1/4 रेज टू द पावर ऑफ 7 इंटू 7 ही आएगा ना भाई, सही है, और माइनस ऑफ 12 रेज टू द पावर ऑफ 5, माइनस ऑफ 12 रेज टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। ये क्वेश्चन में दे रखा है 3 रेज टू द पावर 6 अपॉन 4 रेज टू द पावर 4 इंटू के। यहाँ पर बस ये जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से अगर आप कर लेंगे, इधर आपने कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से कर ली तो आप पाएंगे कि k की वैल्यू जो है वो आती है कितनी, 55। k की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 55। ठीक है, कुछ नहीं, 12c5 कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो, बहुत सारी टर्म्स कट कुट आ जाती हैं बेटा, k फाइनली 55 आ जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 4th, नाउ द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी में किस कॉन्सेप्ट के ऊपर था। एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के 2 यूनिट्स हैं, ईच यूनिट मस्ट फंक्शन, दोनों यूनिट मस्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली फॉर द इंस्ट्रूमेंट टू ऑपरेट। दोनों यूनिट काम करेंगे
तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है हम बोलते हैं काम करता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। The probability that the first unit functions is 0.9. Probability that the first unit functions is 0.9, that is 9 by 10, and probability that the second unit functions is 0.8, that is 8 by 10. फर्स्ट यूनिट के फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी। द इंस्ट्रूमेंट इज स्विच्ड ऑन एंड इट फेल्स टू ऑपरेट। मतलब हमें दे दिया कि जब हमने ऑन किया तो उसने काम नहीं किया। भाई अब काम नहीं किया, कब कब नहीं कर सकता था? फर्स्ट फेल हो जाए, दूसरा काम कर रहा हो, पर इंस्ट्रूमेंट तो फेल हो गया। फर्स्ट यूनिट काम कर रहा हो, सेकंड यूनिट फेल हो गया हो, या दोनों यूनिट फेल हो गए, ठीक है। या क्या इसको 1 माइनस दोनों काम कर रहे हो, ये भी कर सकते हैं क्या? हाँ सर, ये भी कर सकते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द फर्स्ट यूनिट फेल्ड एंड सेकंड यूनिट इज फंक्शनिंग इज पी। हमें एक इवेंट हो चुका है, वो बता चुका है कि ऑन किया, हमें पता है कि उसने काम नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट फेल हो चुका है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो फर्स्ट यूनिट ने काम नहीं किया, उसके कारण फेल हुआ था। तो पहले हम इंस्ट्रूमेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। आई थिंक पढ़कर समझ में आ गया होगा। फेल होने के 3 रीजन हो सकते थे, उन 3 में से एक रीजन के कारण वो फेल हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये क्या कहलाता है? बेस थ्योरम। एक इवेंट 3 तरह से हो सकता है, पर उन 3 में से एक के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो पहले फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बेटा। 1 माइनस दोनों ने काम किया, 9 by 10 इंटू 8 by 10, ठीक है ना। 100 माइनस 72 अपॉन 100, ये ऐसा कुछ आ रहा है, कैलकुलेट कर लो। 28 by 100, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट। अब इंस्ट्रूमेंट तो फेल हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है, बट वो फेल हुआ था क्योंकि फर्स्ट यूनिट फेल हुई थी, फर्स्ट यूनिट फेल हुई थी। इसका मतलब फर्स्ट फेल हुई थी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 10, दूसरी ने सही काम किया 8 by 10 डिवाइडेड बाय 28 by 100। ये 100 से 100 तो कट जाएगा बेटा, और 2 by 4, 2 जा 8, 4 7 जा 20, 2 by 7 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? पी की। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 98 टाइम्स पी। हमसे पूछ रहा है 98 टाइम्स पी की वैल्यू निकालो। तो 98 इंटू 2 by 7 जब आप करेंगे तो 7 14 जा 14 2 जा 28 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। सो द क्वेश्चन इज ऑफ बेस थ्योरम। अच्छा क्वेश्चन है। जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैं इजी कभी नहीं मानता हूं, क्योंकि इंटरप्रेट करना, कहां से कहां तक पहुंचना है, वो ही थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द कुछ चीजें है, बेस थ्योरम का ही, नॉर्मल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है उसी का। बस हमें वो समझना है कि हम कैसे उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आई थिंक इट्स अ मिक्स क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को लेकर ये बनाया गया है। तो आई कंसिडर इट एज अ टफ क्वेश्चन। मैं मान सकता हूँ कि ये टफ है, उस टाइम लिमिट में उस समय इसको सॉल्व करना। सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है। z मूव्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज π/4। ठीक है भाई, अब ये आर्ग्यूमेंट वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं z को x प्लस आयोटा y मान लेता हूँ, और मैं प्रॉपर्टी जानता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सो आई कैन राइट एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 2 means x minus 2 plus iota y minus argument of x plus 2 plus iota y is what? π/4. Now how to write the argument of a complex number? Tan inverse y upon, मतलब iota का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट, तो दिस विल बिकम tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 2 माइनस tan inverse y upon x plus 2 is given to be π/4. So to find a relation between x and y, I will take tan on both the sides. Let's say this is a angle and this is b angle. अब अगेन जैसा कि हम कहते हैं, कहने को तो पेपर में ITF का क्वेश्चन नहीं है, पर ये है ना ITF का क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करवाई दी ना उसने कहीं ना कहीं, ठीक है। तो tan of a minus b is tan a minus tan b, y upon x minus 2 minus y upon x plus 2
अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 इज 1। सो जैसे ही बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको एक मिल जाएगी किसकी इक्वेशन, आपको मिल जाएगी बेटा एक सर्कल की इक्वेशन। आपको सिर्फ इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, आपको इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। वो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, विच इज अ सर्कल जिसका की सेंटर 0,0,2 है और उसका रेडियस कितना है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2√2। इसका रेडियस कितना है 2√2। अब क्वेश्चन पढ़ें, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब z जो पॉइंट था वो तो बेटा एक सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है। कैसा सर्कल है, कैसा सर्कल है, जिसका सेंटर तो 0,2 है, ऐसा कुछ सर्कल है। सेंटर यहां पर है, रेडियस 0,2 है। अब हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है z का, z माइनस 9√2 माइनस 2 आयोटा लिखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक p पॉइंट है 9√2,2 और z इसके ऊपर है। सो वी नीड टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड अ पॉइंट विच इज मूविंग ऑन अ सर्कल। अब ये सर्कल के कंसेप्ट पे चला गया, एक पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, ये अगर OP है तो द मिनिमम डिस्टेंस इज OP माइनस रेडियस का मॉड, होता है कि नहीं होता, d मिनिमम, ठीक है। O पॉइंट कितना था बेटा 0,2, so what will be OP distance, अंडर रूट ऑफ 9√2 माइनस 0, that is 9√2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 0 स्क्वायर माइनस व्हाट इज रेडियस 2√2, so 9√2 माइनस 2√2 is coming out to be 7√2। और हमसे आप देखेंगे तो मॉड z स्क्वायर पूछा है, तो d था, तो d स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछी है, 49 इंटू 2 इज 98। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, जिसको हम ज्योमेट्री से इंटरप्रेट कर रहे हैं, सर्कल से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो कितना बनकर आया बेटा 98। तो मैं इसे अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। पहले तो हमें आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगाकर z को मानकर पहले उसके लोकस निकालना है। जैसे पता चला z सर्कल पे घूम रहा है, फिर सर्कल से एक पॉइंट का ये भी समझ में आना चाहिए कि दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट विच इज ऑन अ सर्कल एंड अनदर इज 9√2,2। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मिनिमम होगा उसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो वो हमने फाइंड कर लिया बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आया भाई पीएनसी का क्वेश्चन, किसका, पीएनसी। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। हमें विद और विदाउट मीनिंग 6 लेटर के वर्ड बनाने हैं यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवल्स। वॉवल्स में जितने लेटर हैं, कितने, कोई रिपीट नहीं हो रहा। सबसे पहली बात ये हमने ऑब्जर्व कर ली, 6 ही तो लेटर्स दे रखे हैं, इसका मतलब हमें सारे इन लेटर्स का यूज करना है, सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर, सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट कभी साथ नहीं आने चाहिए। तो क्या हम इसमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालने, माइनस व्हेन ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ये सबट्रैक्ट कर देंगे बेटा, सही है। चलिए ऑल अरेंजमेंट्स के जो 6 हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो 6 फैक्टोरियल तो टोटल अरेंजमेंट हो गए, माइनस कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, V है, W है, L है और S है। ये साथ में है तो हम इनको बॉक्स में कंसीडर कर सकते हैं, बॉक्स मेथड या स्ट्रिंग से बांध देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और एक O है और एक E है, तो एज टुगेदर एक ये बॉक्स, एक O और एक E, टोटल कितने एंटिटीज हैं, 3 एंटिटीज। इन 3 एंटिटीज को 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, इनटू इस बॉक्स के अंदर 4 कॉन्सोनेंट्स को, 4 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स को 4 फैक्टोरियल से उनकी इंटरनल अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो द फाइनल आंसर 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आई होप आप ये फटाफट सॉल्व कर लेंगे। 720 माइनस 6 इंटू 24, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचेंगे 6 इंटू 24 144, योर आंसर विल कम आउट टू बी 576। अगेन वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इन पीएनसी, बहुत ज़्यादा
ऐसा कंफ्यूजिंग या डिटेल में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जब चीज़ों को साथ नहीं रख सकते तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब वो सब चीज़ें साथ में। गैप मेथड वगैरह इसमें हम कर नहीं पाएंगे बेटा, क्योंकि इसने लिखा है ऑल कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर। तो मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि दो साथ में हो और बाकी दो अलग साथ में हो, चारों एक साथ नहीं होने चाहिए, बस वही सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th और जेई मेंस का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था टॉपिक्स के 4 क्वेश्चन थे इस वाले पेपर में, 3 कर चुके हैं। चौथा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, उसका भी क्वेश्चन आ गया। द मीन ऑफ द गिवन 10 नंबर्स, इन 10 नंबर्स का मीन निकालना है। स्टैटिस्टिक्स तो थोड़ी कैलकुलेशन तो आएगी, पर मीन निकालना है मतलब सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 है ही, लिखा है पहली लाइन में 10 नंबर्स। सम निकालना है, सम निकालने के लिए अब ये वापस से सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा ना कहीं इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर। तो ऐसे सोचो तो सीक्वेंस एंड सीरीज का दोबारा से तीसरा क्वेश्चन हो गया है। 2 तो सेक्शन ए में आ चुके हैं, ये तीसरा एक मिक्स करके पूछ लिया इसने। तो अब हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे बेटा नंबर्स का। 7, 10, 13, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13। एपी चल रही है बेटा। एपी का अगर हमें 10 nth टर्म लिखना है तो क्या होगा बेटा, a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो इट विल बिकम 3n प्लस 4। और एक इसी रूप में अलग से एपी और चल रही है, देख पा रहे हैं क्या, 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद 12, 2 का कॉमन डिफरेंस है। इसकी अगर nth टर्म निकालूं a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d2, तो 2n प्लस 6 से मुझे कॉमन टर्म मिलेगी। तो जो टोटल सीरीज लिखी है उसकी जो nth टर्म है tn डबल डैश मान लेता हूं, वो है इनका प्रोडक्ट 3n प्लस 4 इंटू 2n प्लस 6। मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 18n प्लस 24, 6n square plus 26 times of n plus 24. This is the nth term, and if we have to find the sum of n terms, that is nothing but summation of t n double dash from n1 equals to 10. Applying the properties of summation, summation इस पे चढ़ेगा, 6 कॉमन 26 कॉमन 24 कॉमन, फॉर्मूले लग जाएंगे बेटा। सिग्मा n स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 26 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 24 टाइम्स ऑफ n। और क्या n की वैल्यू इसमें 10 रख दी जाएगी? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, आप n की वैल्यू इसमें 10 रख दो। आप n की वैल्यू 10 रखकर जैसे ही इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी ये आएगी 3980। ठीक है, ये आप करके देखिएगा। n की वैल्यू 10, क्योंकि भाई 10 टर्म्स का सम था ना, तो 3980 will be the sum, and the mean, what is the formula of mean? Mean is sigma tn or tn double dash, or the sum of n terms are divided by number of terms, so that is 3980 upon 10, 398 will be the answer of this question. ठीक है, सो जस्ट जो मेहनत थी वो ये वाली मेहनत थी थोड़ी सी इसमें, कि हम पहले सही से nth टर्म फाइंड कर लें जो कि 2 अलग अलग एपीज के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। वो ऑब्जर्व होती, सिग्मा के फॉर्मूले हमने चढ़ा के जो सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n वाले फॉर्मूले वो लगाया, उससे सम ऑफ n टर्म्स आया, सम ऑफ n टर्म्स आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करके मीन तक हम पहुंच गए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आप मान सकते हैं क्वाड्रेटिक और मैक्सिमा मिनिमा से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। मैक्सिमा मिनिमा इतना कोई बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, सो क्या कह रहा है वो, r is the least value of a such that the function is increasing on 1 to 2। 1 से 2 इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। अच्छा, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक के ग्राफ की, 1 से 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इसका वर्टेक्स जो है क्वाड्रेटिक का 1 पर सेट करूं या 1 के पीछे रखूं, देखो अगर क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स आगे खिसक गया, सोच के देखो भाई, 1 से 2 में अगर क्वाड्रेटिक का जो x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स है ये आगे खिसक गया, तो बेटा 1 से 2 में फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, जो कि क्वेश्चन में पहली लाइन में हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्टेक्स जो है
या तो उसका x कोऑर्डिनेट 1 पर हो या उसका x कोऑर्डिनेट 1 से 2 के पीछे हो। 1 से 2 के पीछे होगा तो भी वो 1 से 2 में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। सो फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग इन 1 to 2, आई वांट that minus b upon 2a should be less than equals to 1. Minus b by 2a is the x coordinate of the vertex, so 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। Minus b by 2a is minus a by 2 less than equals to 1 और a is greater than equals to minus 2। क्या पूछा है? R is the least value of a। अगर a minus 2 के बराबर या उससे बड़ा है तो इसका मतलब a की लीस्ट वैल्यू ही मिल रही है हमें यहां से, जो कि आ रही है -2। मजा आ गया भाई, सही कंसेप्ट से सोचा तो a की लीस्ट वैल्यू तक पहुंच गए। अब s is the greatest value of a such that the function, यही फंक्शन is decreasing in 1 to 2। अरे भैया, अब अगर हमें 1 से 2 में फंक्शन को डिक्रीजिंग बनाना है तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 2 पर पहुंच जाए या 2 के आगे निकल जाए तो काम चलेगा हमारा। भाई x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स अगर आगे निकल गया तो 1 से 2 में हमेशा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, 2 पर होगा या 2 के आगे होगा। तो मतलब -b/2a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। -a/2 क्वाड्रेटिक आप देखें सेम फंक्शन है, तो -a/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और a इज लेस देन इक्वल्स टू -4। अब a की वैल्यू -4 से छोटी है और हमसे बोल रहा है s इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a। अगर a -4 से छोटा है तो a की ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी, क्या बच्चों, वो -4 हो जाएगी जो कि s हो गया, और ये जो हो गया ये r हो गया। अब हमसे क्या पूछा है बेटा, मॉड ऑफ r माइनस s। मॉड ऑफ r माइनस s, मॉडुलस ऑफ r -2, मॉडुलस ऑफ r इज -2, माइनस ऑफ s is +4, so it comes out to be 2। So it comes out to be 2। So the correct answer for this question is 2। ठीक है बेटा, तो अगेन अ गुड क्वेश्चन, अ लॉजिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ। अगर हम सोचें कैसे ग्राफ बनाएंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, -1/2 से 1/2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस मॉड x को सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो भैया मैं इसको दो पार्ट में तोड़ लेता हूं। -1/2 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x dx प्लस -1/2 से 1 मॉड ऑफ x dx। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो -12 से 0 और 0 से 1 तोड़ लें, या इसका आप मॉड x का ग्राफ बना के भी जल्दी से कर सकते हैं। -1/2 से लेकर 1 तक की बात कर रहे हैं तो ये जो दो ट्राइंगल बनेंगे इनके एरियाज का सम हम जल्दी से निकाल सकते हैं। इसका सम कितना होगा बेटा, 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/8 प्लस 1/2 दैट इज 5/8। चलो ये इतना वाला पार्ट तो खत्म हुआ। अब इसके बारे में अगर हम जल्दी से सोचें, इसके बारे में सोचें तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहां जहां इंटीजर्स होता है वहां टूटेगा। तो पहले हम जाएंगे -1/2 से, अगर मैं -1/2 रखूंगा तो 2x हो जाएगा -1। तो अब -1 से जब तक वो कि 0 ना हो, तो इसका मतलब -12 से 0 तक तोड़ूंगा तो जो अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नंबर लिखा है वो -1 से 0 तक जा रहा है। -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा बेटा -1 dx प्लस, अब 0 से मैं 1/2 तक जाऊंगा बेटा, क्योंकि x को 0 रखने पे 2x 0 और हाफ रखने पे 2x 1 होगा। अब 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा 0 हो जाएगा और 1/2 से लेकर 1 तक 2x की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी, 1 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ x फ्रॉम -1/2 टू 0 प्लस ये 0 हो ही गया, ये x हो गया बेटा 1/2 से 1। जब आप इसे ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे ये टोटल एरिया 0 आ जाएगा, ये टोटल इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 0 प्लस 5/8 दैट इज 5/8। और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 8 टाइम्स ऑफ दिस, हमसे वैल्यू पूछ रहा है 8 टाइम्स ऑफ दिस। सो 8 इंटू 5/8 द वैल्यू कम्स आउट टू बी 5। ठीक है, वेरी सिंपल। ये इंटीग्रेशन आई होप आप सॉल्व कर लेंगे।
कर ही दिया मैंने, तो आपको सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व करना है। ये एरिया से कर लिया, एरिया से नहीं करना है, आप इसको -½ से 0 तक -x लिखें और ½ 0 से 1 तक x लिखें, तो भी एक ही बात है, यही वैल्यू आने वाली है। दैट्स अप टू यू। चलिए आगे चलते हैं। जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। नाउ अगेन अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स। मान लीजिए मिक्स क्वेश्चन क्या, सर्कल्स का क्वेश्चन है और अच्छा है, मैं कहूँगा अच्छे लेवल पर ये क्वेश्चन है। अ वेरिएबल लाइन लाइज बिटवीन द टू सर्कल्स। सबसे पहले जरा दो सर्कल देख लें, पहले का सेंटर 1,1 और रेडियस 1, दूसरे सर्कल का सेंटर 9,1 और रेडियस 2। अब ये जो लाइन है ये इन दोनों सर्कल के बीच में रहती है विदाउट इंटरसेप्टिंग अ कॉर्ड ऑन आइदर सर्कल। दोनों सर्कल पर कॉर्ड नहीं बनाती, मतलब बीच में रहती है, कॉर्ड नहीं बनाती, तो टेंजेंट हो सकती है। दैट्स द इंपॉर्टेंट कैच इन दिस। बेसिकली अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, पहला जो सर्कल है उसका सेंटर कितना है बेटा, 1,1 और रेडियस 1, तो दैट सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस, टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। द अदर सर्कल सेंटर इज 9, x is 9 and y is 1 and radius is 2, something like this। ऐसा कुछ सर्कल होगा, जस्ट एक मैंने प्रोटोटाइप बना दिया। नाउ अ लाइन विद द स्लोप -3/4, वी हैव टू ड्रॉ दैट लाइन एंड इट लाइज बिटवीन द टू सर्कल्स। तो वो जो लाइन है दोनों सर्कल्स के बीच में तब रहेगी जब वो इनकी टेंजेंट होगी। बेसिकली इन दोनों सर्कल्स का टेंजेंट होना चाहिए, टच भी करेगी तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, कॉर्ड नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो अब अगर वो लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है तो 1,1 से क्या लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए। एक एक करके करते हैं, पहले इस सर्कल के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। P is equals to R, P equals to R मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर शुड बी इक्वल टू रेडियस। 1,1 से लाइन का डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, 3 + 4 माइनस अल्फा अपॉन 5 का मॉडुलस। अगर मैं 1 के इक्वल करूं तो 7 माइनस अल्फा इक्वल्स टू ±5। अल्फा अगर मैं +5 लेता हूं तो एक 2 आता है और एक अल्फा की वैल्यू बेटा 12 आती है। अब आप देखिए, हमें पता है कि इस सर्कल पे सेम स्लोप की दो टेंजेंट्स होंगी, एक इधर और एक इधर। हमें कौन सी वाली लाइन लेनी है बेटा, जिसका x और y इंटरसेप्ट ज्यादा हो, बीच में होना चाहिए ना दोनों सर्कल के। तो इसका मतलब ये जो x और y इंटरसेप्ट आएगा वो ज्यादा आना चाहिए, मतलब अल्फा की वैल्यू बड़ी वाली होनी चाहिए। तो आई विल कंसीडर अल्फा इक्वल्स टू 12 हियर, ठीक है। अल्फा 12 होगा तो ये टेंजेंट होगी। अब यही चीज मैं बेटा इस सर्कल के लिए करूं तो इसका सेंटर कौन था, 9,1 और इसका रेडियस कितना था 2। इस सर्कल के लिए अगर मैं P = R करता हूं तो क्या कंडीशन आएगी बेटा, 9 3 27 + 4 -1 अपॉन 5 का मॉड इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, माय मिस्टेक, माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2, 31 माइनस अल्फा इक्वल्स टू +-10। सो अल्फा विल कम आउट टू बी आइदर 21 or alpha will come out to be 41. Now in this case again there are two lines which are tangent, but हमें जिसका intercept कम होगा x और y axis पे, क्योंकि between circles बोला है तो इधर वाली लाइन लेनी है, तो I'll now consider alpha to be 21। Tangency वाली condition include करते हुए alpha कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, कौन कौन से इंटीजर्स हो सकता है, 12 13 से लेकर 21 तक पॉसिबल इंटीजर्स अल्फा की हो सकती हैं। अल्फा 12 या 12 से ज्यादा और 21 या 21 से कम होना चाहिए था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ all integral values of alpha, so that is sigma alpha I is 12 plus 13 and so on up till 21. That is what we had to find. This is nothing but AP. You can apply the formula of sum of n terms of AP and then you can find the sum. When you find this sum, it comes out to be 165. 106, बहुत simple है, कुछ भी number of terms n by 2 into first term plus last term, it comes out to be 165. That will be the answer of this question. ठीक है? So these were all the questions that were asked in section B of this slot of this paper 31st August. So I hope आपने साथ साथ में जिन्होंने पहले से इस बार पेपर दिया था इस स्लॉट में उनका फ़ायदा हुआ होगा, जिन्होंने नहीं दिया
या जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सोल्यूशन से बेनिफिट होगा उनको। आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में क्वेश्चंस के लिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। या आपने क्या मिस्टेक्स करी वो आपको शायद पता चला होगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। I hope you all are safe and you all take care of your health and all your family members. Stay healthy, stay happy and study hard, right? So I'll take a bye from you for this session. अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, नई चीज़ों के साथ। All of you take care. Bye bye.